राष्ट्रीय आंदोलन 1905-1918। अध्याय 12 उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905-1909। उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास 1890 के दशक में राजनीतिक गतिविधि के लिए एक उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति उभरने लगी और 1905 तक इसने एक ठोस रूप ले लिया। इस प्रवृत्ति के सहायक के रूप में एक क्रांतिकारी विंग ने भी आकार लिया। उग्रवादी राष्ट्रवाद क्यों बढ़ा? उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय में कई कारकों ने योगदान दिया। ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति की मान्यता यह देखने के बाद कि ब्रिटिश सरकार उनकी किसी भी महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी, उनमें से अधिक उग्रवादी राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों का मोहभंग हो गया और वे राजनीतिक कार्रवाई के अधिक प्रभावी तरीके की तलाश करने लगे। साथ ही यह भावना कि केवल एक भारत सरकार ही भारत को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है, अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने लगी। 1890 के दशक की आर्थिक दुर्दशा ने औपनिवेशिक शासन के शोषक चरित्र को और उजागर किया। 1896 और 1900 के बीच भीषण अकाल ने 90 लाख लोगों की जान ले ली। बुबोनिक प्लेग ने दक्कन के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया। दक्कन में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति व्यापक रूप से जागरूक थे कि सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने के बजाय मौजूदा अधिकारों को भी छीन रही थी। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना की गई क्योंकि यह उन्हें संतुष्ट करने में विफल रहा। 1897 नाटू भाइयों को बिना मुकदमे के निर्वासित कर दिया गया और तिलक और अन्य आरोपों में कैद। देशद्रोह का 1898 आईपीसी की धारा 124 ए के तहत दमनकारी कानूनों को आईपीसी की धारा 156 ए के तहत नए प्रावधानों के साथ आगे बढ़ाया गया। 1899 कलकत्ता में भारतीय सदस्यों की संख्या निगम कम किया गया। 1904 आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर अधिक सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित किया, जिसे उसने राजनीतिक क्रांतिकारियों का उत्पादन करने वाले कारखानों के रूप में वर्णित किया। साथ ही ब्रिटिश शासन अब सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील नहीं था। यह शिक्षा के प्रसार का दमन कर रहा था, विशेष रूप से सामूहिक और तकनीकी शिक्षा। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि, आत्म प्रयास में विश्वास बढ़ रहा था। तिलक, अरबिंदो और बिपिन चंद्रपाल ने बार बार राष्ट्रवादियों से भारतीय लोगों के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा करने का आग्रह किया। यह भावना जोर पकड़ रही थी कि जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना होगा क्योंकि वे स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम हैं। शिक्षा का विकास। जहां एक ओर शिक्षा के प्रसार से जनमानस में जागरूकता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर शिक्षितों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार में वृद्धि ने गरीबी और औपनिवेशिक शासन के तहत देश की अर्थव्यवस्था की अविकसित स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसने अधिक कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के बीच पहले से ही उग्र असंतोष को जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव 1868 के बाद जापान द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति और इसके एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरने से भारतीयों की आंखें इस तथ्य से खुल गईं कि बिना किसी बाहरी सहायता के एक आसियान देश में भी आर्थिक प्रगति संभव है। इथियोपियाई लोगों द्वारा इतालवी सेना की हार 1896 बोअर युद्ध 1899-1902, जहां अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा, और जापान की जीत ओवर रशिया 1905 ने यूरोपीय अजेयता के मिथकों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रवादी दुनिया भर में राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित थे। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, फारस और चीन में
भारतीयों ने महसूस किया कि बलिदान करने के इच्छुक एकजुट लोग सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों पर कब्जा कर सकते हैं। बढ़ते पश्चिमीकरण पर प्रतिक्रिया नए नेतृत्व ने अत्यधिक पश्चिमीकरण की पकड़ को महसूस किया और ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय राष्ट्रीय पहचान को डुबाने के लिए औपनिवेशिक मंसूबों को महसूस किया। नए नेतृत्व की बौद्धिक और नैतिक प्रेरणा भारतीय थी। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे बुद्धिजीवियों ने कई युवा राष्ट्रवादियों को अपने सशक्त और मुखर तर्कों से प्रेरित किया। भारत के अतीत को ब्रिटिश विचारकों की तुलना में उज्जवल रंगों में चित्रित किया। इन विचारकों ने अतीत में भारतीय सभ्यता की समृद्धि का हवाला देकर पश्चिमी श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ दिया। दयानंद का राजनीतिक संदेश था, भारतीयों के लिए भारत। नमपंथियों की उपलब्धियों से असंतोष कांग्रेस के भीतर के युवा तत्व पहले 15-20 वर्षों के दौरान नमपंथियों की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे। वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों की कड़ी आलोचना करते थे, जिन्हें 3P की प्रार्थना, याचिका और विरोध के रूप में जाना जाता था, और इन तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के रूप में वर्णित किया। विचारों: संसार में पाप है तो दुर्बलता है। सब दुर्बलताओं से दूर रहो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता ही मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद। आज के उग्रवादी कल के नरमपंथी होंगे, जैसे आज के नरमपंथी कल के उग्रवादी थे। बीजी तिलक। एक एशियाई ने जो किया है, दूसरे कर सकते हैं। अगर जापान रूस को हरा सकता है, तो भारत इंग्लैंड को भी उतनी ही आसानी से हरा सकता है। आइए हम अंग्रेजों को समुद्र में खदेड़ दें और जापान के साथ अपनी जगह ले लें। दुनिया। कराची क्रॉनिकल, 18 जून 1905। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। भारत में कर्जन के 7 साल के शासन से भारतीय दिमाग में एक तीखी प्रतिक्रिया पैदा हुई जो मिशन, कमीशन और चूक से भरा था। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और भारतीय राष्ट्रवादियों और बुद्धिजीवियों की गतिविधियों को गैस छोड़ने के रूप में वर्णित करके उनका अपमान किया। उन्होंने सामान्य रूप से भारतीय चरित्र के लिए अपमानजनक बात की। उनके शासन के दौरान अपनाए गए प्रशासनिक उपाय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम और सबसे बढ़कर बंगाल का विभाजन भारत में ब्रिटिश शासन की मूल रूप से प्रतिक्रियावादी प्रकृति के बारे में भारतीय मन में कोई संदेह नहीं छोड़ गया। एक मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट का अस्तित्व 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक राष्ट्रवादी विचारकों का एक समूह उभरा था, जिन्होंने राजनीतिक कार्यों के लिए अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। इनमें बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय। तिलक इस विचारधारा के सबसे उत्कृष्ट प्रतिनिधि के रूप में उभरे। इस विचारधारा के मूल सिद्धांत थे विदेशी शासन के प्रति घृणा, चूंकि इससे कोई आशा नहीं ली जा सकती थी। भारतीयों को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना, प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता, सत्ता को चुनौती देने के लिए जनता की क्षमता में विश्वास, व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता है और एक सच्चे राष्ट्रवादी इसके लिए हमेशा तैयार रहें। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय नया नेतृत्व राजनीतिक संघर्ष के लिए उस विशाल क्षमता का एक उचित चैनलाइजेशन प्रदान कर सकता है जो जनता के पास थी और, जैसा कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने सोचा था, अभिव्यक्ति देने के लिए तैयार थे। जनता की इस ऊर्जा को बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान मुक्ति मिली, जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। स्वदेशी और बहिष्कार। गति। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी जो बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था।
लोगों को विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश सरकार के निर्णय को दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया था। विचार दो प्रांतों के लिए था, बंगाल जिसमें पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के प्रांत और पूर्वी बंगाल और असम शामिल थे। बंगाल ने कलकत्ता को अपनी राजधानी के रूप में बरकरार रखा, जबकि ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गया। निर्णय का आधिकारिक कारण यह था कि 78 मिलियन ब्रिटिश भारत की आबादी का लगभग 1/4 की आबादी वाला बंगाल प्रशासित होने के लिए बहुत बड़ा हो गया था। यह भी कहा गया था कि विभाजन असम के विकास में मदद करेगा यदि यह सरकार के सीधे अधिकार क्षेत्र में आता है। यह कुछ हद तक सही भी था, लेकिन विभाजन की योजना के पीछे का असली मकसद बंगाल को कमजोर करने की ब्रिटिश इच्छा थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। इसने बंगालियों को विभाजित करके दो प्रशासनों के अधीन रखकर इसे हासिल करने की कोशिश की। भाषा के आधार पर इस प्रकार बंगालियों को बंगाल में ही अल्पसंख्यक बना दिया, जैसा कि नए प्रस्ताव में बंगाल में 17 मिलियन होना उचित था। राय, बंगाल एकजुट एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई में खींचेगा। अलग अलग तरीके। हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक विभाजित करना है और इस तरह हमारे शासन के विरोधियों के एक ठोस शरीर को कमजोर करना है। ट्रिस्ले, भारत सरकार के गृह सचिव, 1904। बंगाली और 37 मिलियन हिंदी और उड़िया भाषी तथा धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी आधा हिस्सा हिंदू बहुल क्षेत्र कुल 54 मिलियन में से 42 मिलियन और पूर्वी आधा मुस्लिम बहुल क्षेत्र होना था, कुल 31 में से 18 मिलियन 10 लाख। मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करते हुए उस समय के वायसराय कर्जन ने तर्क दिया कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बन सकता है, जो उन्हें पुराने मुस्लिम वायसराय और राजाओं के दिनों से अनुभव नहीं की गई एकता प्रदान करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि सरकार कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों को तैयार करने की अपनी पुरानी नीति पर निर्भर थी। उदारवादियों के तहत विभाजन विरोधी अभियान 1903-05 1903-05 की अवधि में नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीचंद्र रे। अपनाए गए तरीकों में सरकार को याचिकाएं, जनसभाएं, ज्ञापन और पर्चे और समाचार पत्रों जैसे हिताबादी, संजीवनी और बंगाली के माध्यम से प्रचार शामिल थे। उनका उद्देश्य भारत और इंग्लैंड में एक शिक्षित जनमत के माध्यम से बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने के लिए सरकार पर पर्याप्त दबाव डालना था। विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार जनमत को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। कुछ ही दिनों में पूरे बंगाल के छोटे शहरों में विरोध सभाएं आयोजित की गईं। इन्हीं बैठकों में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इसके बाद नेता मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल नमक के बहिष्कार के संदेश का प्रचार करने के लिए बंगाल के अन्य हिस्सों में फैल गए। 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक के दिन के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास किया, गंगा में स्नान किया और नंगे पांव वंदे मातरम, जो लगभग अनायास ही आंदोलन का थीम गीत बन गया, गाते हुए जुलूसों में चले गए। वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था और सड़कों पर मार्च करने वाली भारी भीड़ द्वारा गाया गया था। उस समय बंगीय साहित्य परिषद के सचिव रविंद्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने लोगों से अपील की कि वे विभाजन के प्रभावी होने की तारीख यानी 6 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाएं। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी।
बंगाल के दो हिस्सों की एकता का प्रतीक। बाद में दिन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने विशाल सभाओं को संबोधित किया, शायद राष्ट्रवादी बैनर के तहत अब तक का सबसे बड़ा। बैठक के चंद घंटों के भीतर ही आंदोलन के लिए 50,000 रुपए जुटा लिए गए। जल्द ही आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में पूना और बॉम्बे में तिलक के अधीन फैल गया, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अधीन, सैयद हैदर रजा के अधीन दिल्ली में, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के अधीन। कांग्रेस की स्थिति 1905 में गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में संकल्प लिया गया कि आई बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा करें और ई बंगाल के विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करें। तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष के नेतृत्व में उग्रवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि आंदोलन को बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में ले जाया जाए और लक्ष्य के साथ पूर्ण राजनीतिक जन संघर्ष बनने के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार से परे जाकर आंदोलन किया जाए, स्वराज प्राप्त करने का। लेकिन उस समय कांग्रेस पर हावी नरमपंथी इतनी दूर जाने को तैयार नहीं थे। हालांकि कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया। 1906 दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जहां यह घोषित किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज था। आंदोलन की गति और संघर्ष की तकनीकों पर नरमपंथी चरमपंथी विवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 के सूरत सत्र में गतिरोध पर पहुंच गया, जहां पार्टी स्वदेशी आंदोलन के गंभीर परिणामों के साथ विभाजित हो गई। चरमपंथी नेतृत्व के तहत आंदोलन 1905 के बाद चरमपंथियों ने एक प्रमुख प्रभाव हासिल कर लिया बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर। इसके 3 कारण थे। आय, उदारवादी नेतृत्व वाला आंदोलन उपज देने में विफल रहा था। परिणाम ई, दोनों देशों की सरकारों की विभाजनकारी रणनीति। बंगालियों ने राष्ट्रवादियों को शर्मिंदा किया था। ई, सरकार ने दमनात्मक उपायों का सहारा लिया था, जिसमें छात्रों पर अत्याचार शामिल थे, जिनमें से कई को शारीरिक दंड दिया गया था। वंदे मातरम के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध, स्वदेशी कार्यकर्ताओं का अभियोजन और लंबी कारावास, कई कस्बों में पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष, नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन, और की स्वतंत्रता का दमन। दबाएं। चरमपंथी कार्यक्रम। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादाभाई नौरोजी की घोषणा से उत्साहित होकर कि स्व सरकार या स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होना था, चरमपंथियों ने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया, जिसमें सरकारी स्कूलों का बहिष्कार शामिल होगा और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं, सरकारी उपाधियों आदि का उद्देश्य, जैसा कि अरबिंदो ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन को असंभव बनाने के लिए कुछ भी करने से इनकार करना जो ब्रिटिश वाणिज्य में मदद करेगा। देश का शोषण या उसके प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारी। उद्धरण चिन्ह। उग्र राष्ट्रवादियों ने विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को एक जन संघर्ष में बदलने की कोशिश की और विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता का नारा दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है, अरबिंदो ने घोषणा की। इस प्रकार चरमपंथियों ने भारत की स्वतंत्रता के विचार को भारत की राजनीति में केंद्रीय स्थान दिया। स्वतंत्रता का लक्ष्य आत्म बलिदान के माध्यम से प्राप्त करना था। संघर्ष और प्रभाव के नए रूप। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने सैद्धांतिक, प्रचार और कार्यक्रम स्तरों पर कई नए विचार सामने रखे। आंदोलन द्वारा उठाए गए संघर्ष के कई रूपों में निम्नलिखित थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार में विदेशी कपड़े का बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी निर्मित नमक या चीनी का बहिष्कार,
पुजारियों द्वारा विदेशी सामानों के आदान प्रदान से जुड़े विवाहों को करने से इनकार करना, धोबी द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करना शामिल था। विरोध के इस रूप को व्यवहारिक और लोकप्रिय स्तर पर बड़ी सफलता मिली। जनसभाएं और जुलूस जन लामबंदी के प्रमुख तरीकों के रूप में उभरे। साथ ही वे लोकप्रिय अभिव्यक्ति के रूप थे। स्वयंसेवकों की वाहिनी या समितियां। अश्विनी कुमार दत्ता, बरिसाल में की स्वदेश बंधन समिति जैसी समितियां जन आंदोलन के एक बहुत ही लोकप्रिय और शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी हैं। तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में वी.ओ. चिदंबरम पिल्लाई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया जिसने स्थानीय जनता को प्रेरित किया। इन समितियों ने जादुई लालटेन व्याख्यान, स्वदेशी गीतों, अपने सदस्यों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण, अकाल और महामारी के दौरान सामाजिक कार्य, स्कूलों के संगठन और स्वदेशी शिल्प और मध्यस्थता अदालतों में प्रशिक्षण के माध्यम से जनता के बीच राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। पारंपरिक लोकप्रिय त्योहारों और मेलों का कल्पनाशील उपयोग। यह विचार पारंपरिक त्योहारों और अवसरों का उपयोग जनता तक पहुंचने और राजनीतिक संदेश फैलाने के साधन के रूप में करना था। उदाहरण के लिए तिलक के गणपति और शिवाजी उत्सव न केवल पश्चिमी भारत में बल्कि बंगाल में भी स्वदेशी प्रचार का माध्यम बन गए। बंगाल में भी इस उद्देश्य के लिए पारंपरिक लोक नाट्य रूपों का उपयोग किया जाता था। स्वावलंबन पर जोर देते हुए आत्मनिर्भरता या आत्मा शक्ति को प्रोत्साहित किया गया। इसका तात्पर्य राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और विश्वास और गांवों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का पुनः दावा करना था। व्यवहारिक दृष्टि से इसमें सामाजिक सुधार और जाति उत्पीड़न, कम उम्र में विवाह, दहेज प्रथा, शराब की खपत आदि के खिलाफ अभियान शामिल थे। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार के स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को दबाने के प्रयासों और उन संस्थानों के अनुदान, संबद्धता और छात्रवृत्ति को रोकने के खतरे के मद्देनजर ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के आंदोलन ने गति पकड़ी। राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। इस संदर्भ में यह याद किया जा सकता है कि राजा सुबोध मलिक ने के लिए 100,000 रुपए का योगदान दिया था। विचारों। स्वधर्म के अभ्यास के लिए स्वराज या स्वशासन आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, कोई औद्योगिक प्रगति नहीं, कोई उपयोगी शिक्षा नहीं, राष्ट्रीय जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती। हम यही चाहते हैं, इसलिए ईश्वर ने हमें संसार में अपनी पूर्ति के लिए भेजा है। बी.जी. तिलक। स्वदेशवाद ने अपनी शक्ति के दिनों में पूरे रंग को रंग दिया। हमारे सामाजिक और घरेलू जीवन की बनावट। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। स्वराज आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन जीवन की पूर्ति, राष्ट्रीय महानता के सतयुग की वापसी, उनके द्वारा शिक्षक और मार्गदर्शक की महान भूमिका की बहाली है। राजनीति में वेदांतिक विचार की अंतिम पूर्ति के लिए लोगों की आत्म मुक्ति, यही भारत के लिए सच्चा स्वराज है। अरविंद घोष। बंगाल में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल अरबिंदो घोष थे और इसके पहले अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। कॉलेज शांतिनिकेतन में टैगोर के स्कूल से प्रेरित था, जिसे 1901 में स्थापित किया गया था। बंगाल और बिहार में कई और राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सतीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनका समाचार पत्र डॉन 1897 से प्रचलन में था और उनकी डॉन सोसाइटी 1902 में स्थापित पहले से ही उद्योग और शिक्षा में स्वयं सहायता के संदेश का प्रचार कर रहे थे।
मुखर्जी ने 1895 में भगवत चतुरस्पति की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का बीड़ा उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और बाद में बंगाल नेशनल कॉलेज में व्याख्याता बन गए, और जब अरबिंदो ने इस्तीफा दे दिया तो इसके प्रिंसिपल बन गए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत शिक्षा साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी की एक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए की गई थी। शिक्षा स्थानीय माध्यम से दी जानी थी। छात्रों को उन्नत शिक्षा के लिए जापान भेजने के लिए भी धन जुटाया गया था। स्वदेशी या स्वदेशी उद्यम स्वदेशी की भावना को स्वदेशी कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियों, टैनरियों, बैंकों, बीमा कंपनियों, दुकानों आदि की स्थापना में भी अभिव्यक्ति मिली। यह उद्यम व्यावसायिक कौशल की तुलना में देशभक्ति के उत्साह पर अधिक आधारित थे। अरबिंदो घोष के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 में देशकथा प्रकाशित की। इस काम ने स्वदेशी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उन्होंने दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे के विचारों को लोकप्रिय बनाया और एक लोकप्रिय मुहावरे में स्वदेशी को बढ़ावा दिया। देशकथा, इशिता बनर्जी दुबे लिखती है, औपनिवेशिक राज्य की मन की कृत्रिम निद्रावस्था की विजय के खिलाफ चेतावनी दी। 1910 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने से पहले इसकी 15,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं। यह कई स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों की प्रेरणा थी। स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य पठन होने के अलावा वीओ हालांकि तूतीकोरिन में एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में चिदम्बरम पिल्लई के उद्यम ने ब्रिटिश भारतीय स्टीम नेविगेशन कंपनी को एक चुनौती दी। 1890 के दशक में भी एक चेतना थी कि आयातित विदेशी वस्तुओं के हमले की स्थिति में भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस आशय के लिए टैगोर परिवार के सदस्य और अन्य नेता भारतीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए मेलों का आयोजन कर रहे थे और उनकी बिक्री के लिए स्टोर लगा रहे थे ताकि उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। रविंद्रनाथ के स्वदेशी भंडार 1897, जोगेशचंद्र चौधरी के भारतीय स्टोर 1901 और सरला देवी के लक्ष्मीर भंडार 1903 इस दिशा में सभी प्रयास थे। बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना 1893 में प्रफुल्लचंद्र रे ने की थी और 1901 में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रयास किया गया था, जैसा कि सुमित सरकार ने बताया था। स्वदेशी आंदोलन के मिजाज के साथ इस तरह के प्रयासों को गति मिली। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव। सभी रंग के राष्ट्रवादियों ने रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्रलाल रे, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद और अन्य द्वारा लिखे गए गीतों से प्रेरणा ली। इस अवसर पर लिखा गया टैगोर का अमर सोनार बांग्ला बाद में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को प्रेरित करने वाला था और इसे इसके राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की। पेंटिंग में अवनींद्रनाथ टैगोर ने तोड़ा वर्चस्व। भारतीय कला परिदृश्य पर विक्टोरियन प्रकृतिवाद का प्रभाव। अजंता, मुगल और राजपूत चित्रों से प्रेरणा। भारतीय कला पर एक प्रमुख छाप छोड़ने वाले नंदलाल बोस 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता थे। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और अन्य ने मूल शोध का बीड़ा उठाया जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पहुंचे। स्वदेशी का प्रचार और अभ्यास करना और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों की धरना आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाना। विद्यार्थी भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण गुंटूर, मद्रास, सेलम के कई हिस्सों में दिखाई दे रही थी। पुलिस ने छात्रों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने आंदोलन में भाग लिया था,
उन्हें असंबद्ध करके या उन्हें अनुदान और विशेषाधिकार रोककर दंडित किया जाना था। भाग लेने के दोषी पाए जाने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों या सरकारी छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाना था और अनुशासनात्मक कार्रवाई, जुर्माना, निष्कासन, गिरफ्तारी, पिटाई आदि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी। महिलाएं, जो परंपरागत रूप से गृह केंद्रित थीं, विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं, जुलूसों और धरना में सक्रिय भाग लेती थीं। अब से उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। मुसलमानों का स्टैंड। कुछ मुसलमानों ने भाग लिया। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गुज़नवी, मौलाना आजाद, जो एक क्रांतिकारी आतंकवादी समूह में शामिल हो गए, लेकिन अधिकांश उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमान दूर रहे या ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इस दलील पर विभाजन का समर्थन किया कि यह उन्हें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल देगा। सरकारी हितों को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1905 को कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में खड़ा किया गया था और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित किया गया था। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति, जिसमें नेताओं ने प्रेरणा के लिए हिंदू त्योहारों और देवी देवताओं को उकसाया, मुसलमानों को बाहर करने की प्रवृत्ति थी। शुरुआत में श्रमिक अशांति और ट्रेड यूनियन, मुख्य रूप से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों में बढ़ती कीमतों और नस्लीय अपमान के मुद्दे पर कुछ हड़तालें आयोजित की गईं। सितंबर 1905 में बन कंपनी, हावड़ा के 250 से अधिक बंगाली क्लर्क एक अपमानजनक कार्य विनियमन के विरोध में बाहर चले गए। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे में श्रमिकों की हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलवेमैन यूनियन का गठन हुआ। 1906 और 1908 के बीच जूट मिलों में अक्सर हड़तालें होती थीं, कभी कभी 18 में से 18 मिलें प्रभावित होती थीं। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में एक विदेशी स्वामित्व वाली कपास मिल में हड़ताल का नेतृत्व किया। रावलपिंडी, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में शस्त्रागार और रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि 1908 की गर्मियों तक सख्त कार्रवाई के तहत श्रमिक अशांति थम गई। इस प्रकार आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार जमींदारी के कुछ वर्गों, छात्रों, महिलाओं और शहरों और कस्बों में निम्न मध्यम वर्गों को शामिल करने के लिए हुआ। हड़तालों का आयोजन कर मजदूर वर्ग की आर्थिक शिकायतों को राजनीतिक अभिव्यक्ति देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन यह आंदोलन मुसलमानों, विशेष रूप से मुस्लिम किसानों का समर्थन हासिल करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि विभाजन और शासन की एक सचेत सरकारी नीति के कारण वर्ग और समुदाय के स्थानों पर ओवरलैप होने में मदद मिली थी। अखिल भारतीय पहलू, बंगाल की एकता के समर्थन में आंदोलन और देश के कई हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किए गए। बंगाल के बाहर आंदोलन के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले तिलक ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत में देखा। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम सहानुभूति के बंधन में देश को एकजुट करने के लिए लोकप्रिय जन संघर्ष को संगठित करने के लिए यहाँ एक चुनौती और अवसर था। विभाजन की समाप्ति, मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। यह घोषणा मुस्लिम राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए एक कठोर आघात के रूप में आई। मुसलमानों के लिए एक रियायत के रूप में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया, क्योंकि यह मुस्लिम गौरव से जुड़ा था, लेकिन मुसलमान खुश नहीं थे। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। का मूल्यांकन, स्वदेशी मूवमेंट, आंदोलन फिजूल है। 1908 तक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का खुला चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से अलग लगभग समाप्त हो चुका था।
यह कई कारणों से था। गंभीर सरकारी दमन था। आंदोलन एक प्रभावी संगठन या पार्टी संरचना बनाने में विफल रहा। इसने तकनीकों का एक पूरा दायरा फेंक दिया जो बाद में गांधीवादी राजनीति, असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध, ब्रिटिश जेलों को भरने, सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन तकनीकों को अनुशासित ध्यान देने में विफल रहा। 1908 तक अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या निर्वासित कर दिया गया और अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए। इस आंदोलन को नेतृत्वहीन बना दिया गया। सूरत विभाजन 1907 द्वारा बढ़ाए गए नेताओं के बीच आंतरिक कलह ने आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया। आंदोलन ने लोगों को जगाया, लेकिन यह नहीं पता था कि नई जारी ऊर्जा का दोहन कैसे किया जाए या नया कैसे खोजा जाए। लोकप्रिय आक्रोश को अभिव्यक्ति देने के लिए रूप आंदोलन काफी हद तक ऊपरी तक ही सीमित रहा और मध्यम वर्ग और जमींदार और तक पहुंचने में विफल रहे। जनता, विशेषकर किसान वर्ग, असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध केवल विचार बनकर रह गया। बहुत लंबे समय तक उच्च पिच पर जन आधारित आंदोलन को बनाए रखना मुश्किल है। आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ निष्क्रियता में क्रमिक गिरावट के बावजूद आंदोलन था। आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह एक से अधिक तरीकों से आगे की ओर छलांग साबित हुआ। अब तक अछूते वर्ग, छात्र, महिला, श्रमिक, शहरी और ग्रामीण आबादी के कुछ वर्गों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रमुख रुझान, रूढ़िवादी संयम से लेकर राजनीतिक उग्रवाद तक, क्रांतिकारी गतिविधियों से लेकर प्रारंभिक समाजवाद तक, याचिकाओं और प्रार्थनाओं से लेकर निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग तक, स्वदेशी आंदोलन के दौरान उभरे। आंदोलन की समृद्धि केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कला, साहित्य, विज्ञान तक सीमित थी। और उद्योग भी। लोग नींद से जाग गए थे और अब उन्होंने साहसिक राजनीतिक पदों को लेना और राजनीतिक कार्यों के नए रूपों में भाग लेना सीख लिया है। नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच अंतर। नरमपंथी 1. सामाजिक आधार, जमींदार और उच्च मध्यम वर्ग। नगर 2. वैचारिक प्रेरणा, पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास। 3. भारत में इंग्लैंड के भविष्य मिशन में विश्वास किया। 4. ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंधों को भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में माना जाता है। रुचियां। 5. ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी का परिचय दिया। 6. विश्वास था कि आंदोलन 6. मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों तक सीमित होना चाहिए। जनता चीत्कार करती है और बलिदान देती है, अभी तक राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। जनता की पार्टी करने की क्षमता। 7. संवैधानिक सुधारों और सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रति वफादारी का परिचय दिया। 6. माना जाता था कि आंदोलन मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों तक ही सीमित होना चाहिए। जनता अभी तक राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। 7. संवैधानिक सुधारों और सेवाओं में भारतीयों के लिए हिस्सेदारी की मांग की। 8. के पर जोर दिया, केवल संवैधानिक तरीके। 9. वे देशभक्त थे और दलाल वर्ग की भूमिका नहीं निभाते थे। चरमपंथियों। 1. कस्बों में सामाजिक आधार, शिक्षित मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग। 2. वैचारिक प्रेरणा, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और हिंदू पारंपरिक प्रतीक। 3. एक भ्रम के रूप में प्रोविडेंटल मिशन थ्योरी को खारिज कर दिया। 4. माना जाता था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध ब्रिटिश शोषण को कायम रखेंगे। भारत की। 5. माना जाता था कि ब्रिटिश क्राउन भारतीय दावा करने के योग्य नहीं था। निष्ठा। 6. जनता की भाग लेने और बलिदान करने की क्षमता में अत्यधिक विश्वास था। 7. स्वराज को भारतीय बीमारियों के लिए रामबाण इलाज बताया। 8.
अतिरिक्त उपयोग करने में संकोच नहीं किया। संवैधानिक तरीके जैसे बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। 9. वे देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। स्वदेशी अभियान ने औपनिवेशिक विचारों और संस्थाओं के आधिपत्य को कम कर दिया। भविष्य का संघर्ष से भारी मात्रा में आकर्षित करना था। अनुभव प्राप्त मध्यम तरीके रास्ता दें। चरमपंथी मोड स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के आने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि नमपंथियों ने अपनी उपयोगिता को समाप्त कर दिया था और उनकी याचिकाओं और भाषणों की राजनीति अप्रचलित हो गई थी। वे समय के साथ तालमेल बिठाने में सफल नहीं हुए थे और यह उनकी राजनीति की शैली के लिए युवा पीढ़ी का समर्थन प्राप्त करने में उनकी विफलता से उजागर हुआ था। जनता के बीच काम करने में उनकी विफलता का मतलब था कि उनके विचारों ने जनता के बीच जड़ें जमा नहीं ली। यहाँ तक नमपंथियों का प्रचार भी जनता तक नहीं पहुँचा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पैमाने का कोई अखिल भारतीय अभियान पहले नमपंथियों द्वारा आयोजित नहीं किया गया था और इस अभियान में उन्होंने पाया कि वे इसके नेता नहीं थे, जो कि स्वाभाविक था। चरमपंथी विचारधारा और उसके कामकाज में भी एकरूपता का अभाव था। इसके पैरोकार खुले सदस्यों और गुप्त सहानुभूति रखने वालों से लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा के विरोध करने वालों तक थे। इसके नेता अरविंद, तिलक, बीसी पाल और लाला लाजपत राय के अपने लक्ष्य के बारे में अलग अलग धारणाएं थीं। तिलक के लिए स्वराज का अर्थ किसी प्रकार की स्वशासन था, जबकि अरबिंदो के लिए इसका अर्थ विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता था। लेकिन राजनीतिक वैचारिक स्तर पर जन भागीदारी और आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर उनका जोर उदारवादी राजनीति पर एक प्रगतिशील सुधार था। उन्होंने देशभक्ति को शैक्षणिक मनोरंजन के स्तर से देश के लिए सेवा और बलिदान के स्तर तक बढ़ा दिया। लेकिन राजनीतिक रूप से प्रगतिशील चरमपंथी सामाजिक प्रतिक्रियावादी साबित हुए। उनके विचारों से पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी विचार जुड़े हुए थे। सहमति की आयु विधेयक का तिलक का विरोध, जिसने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया होता, भले ही उनकी आपत्ति मुख्य रूप से यह थी कि इस तरह के सुधार स्वयं को नियंत्रित करने वाले लोगों से होने चाहिए, न कि किसी विदेशी शासन के तहत। उनका आयोजन गणपति और शिवाजी त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में, गाय विरोधी अभियानों को उनके समर्थन आदि ने उन्हें एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में चित्रित किया। इसी प्रकार बीसी पाल और अरबिंदो ने हिंदू राष्ट्र और हिंदू हितों की बात की। इसने कई मुसलमानों को आंदोलन से अलग कर दिया। हालांकि उग्रवादियों की प्रतीत होने वाली पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी रणनीति विदेशी शासकों के खिलाफ निर्देशित थी। उन पर राजनीति और धर्म के बीच एक बहुत ही अस्वस्थ संबंध को बढ़ावा देने का प्रभाव था, जिसकी कड़वी फसल बाद के वर्षों में भारतीयों को काटनी पड़ी।